गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये आपका नया चैप्टर भी है डी एंड एफ ब्लॉक, और ये आपका चैप्टर नंबर 7 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, चैप्टर नंबर 8। तो डी एंड एफ ब्लॉक जो एलिमेंट है वो है क्या। सबसे पहले हम इसमें स्टडी करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट की, उसके बाद हम लेंगे एफ ब्लॉक, लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट है क्या, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा कि पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक हैं आपके, एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट हैंड साइड पे यानी इस साइड को जो ब्लॉक है वो एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक में फर्स्ट और सेकंड ग्रुप आता है। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट है। इसके बाद मिडिल में यहाँ डी ब्लॉक आता है, यानी 3 to 12, 3 से लेके और 12 तक जो एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो डी ब्लॉक में आते हैं। 3 to 12 ग्रुप एलिमेंट्स वो क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। और उसके बाद आपके राइट साइड में जो ग्रुप जो आपका ब्लॉक आता है वो आपका पी ब्लॉक है, नीचे एफ ब्लॉक। तो पीरियोडिक टेबल में जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो एस और पी इन दोनों के बीच में होते हैं। एस और पी यानी एस हो गए आपके एक्टिव मेटल और पी ब्लॉक हो गया आपका नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो आता है वो आपका क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो यानी आपका वो पूरा डी ब्लॉक में आता है, और उसके जो एलिमेंट्स हैं वो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट हो गए। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में कहाँ से शुरू होता है, डी ब्लॉक 3 से, और कहाँ तक शुरू होता है, 3 to 12। तो ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहा जाता है या ट्रांजिशन मेटल किसे कहा जाता है। यहाँ पे एक चीज़ आता है ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको ट्रांजिशन मेटल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों कहा जाता है इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल इनका इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, यानी डी ऑर्बिटल इनका कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है। तो वो एलिमेंट जिनका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होता है वो ट्रांजिशन मेटल उनको कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि जो ट्रांजिशन मेटल में इनका n-1 डी, यानी कि जो डी ऑर्बिटल आता है वो क्या है, एक सेल या एक ऑर्बिटल कम हो जाता है। अगर हम डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या आता है, n-1 डी ns, n-1 डी 1 to 10 ns 1 to 2। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ट्रांजिशन मेटल का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप n-1 डी, ये ns 1 to 2, इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स ये हुआ कि जो आपकी nth सेल है, तो डी ऑर्बिटल कहाँ से शुरू होते हैं, डी ऑर्बिटल आपके फोर्थ पीरियड से शुरू होते हैं, थर्ड, यानी फर्स्ट पीरियड में आपका जो फर्स्ट पीरियड आपका हाइड्रोजन हीलियम, सेकंड पीरियड हो गया आपका लिथियम टू नियॉन, थर्ड पीरियड हो गया आपका सोडियम टू आर्गन, और फोर्थ पीरियड हो गया आपका के यानी पोटेशियम टू कहाँ तक, क्रिप्टन तक। तो पोटेशियम टू क्रिप्टन के बीच में ये एलिमेंट आते हैं, कहाँ से, एटॉमिक नंबर 21 से, यानी स्कैंडियम से लेके और जिंक तक, ये आपके फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, वो एक सेल यानी n-1। अगर हमारा फोर्थ पीरियड चल रहा तो इलेक्ट्रॉन किस में, 3D में फिल होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में फिल होंगे, 3D ऑर्बिटल में फिल होंगे। ये अकॉर्डिंग टू ऑबाउ रूल जब हम चलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये आता है। अब यहाँ पे आप देखिए कि
ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल हम उनको कहेंगे, उन एलिमेंट्स को कहेंगे जिनका n-1d ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होता है, चाहे वो उसकी ग्राउंड स्टेट हो या उसकी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट हो। यानी ग्राउंड स्टेट में भी वो क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट में भी क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। तो उन मेटल को हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, अब यहाँ पे आती है कि ट्रांजिशन मेटल है क्या। देखो ट्रांजिशन मेटल की 4 सीरीज होती हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, स्कैंडियम टू जिंक। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। अभी देखो 10 एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो स्कैंडियम से लेके और जिंक तक ये आपकी क्या आती है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आती है। ठीक है, और इस सीरीज को हम क्या कहते हैं, इस सीरीज को हम 3D सीरीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, 3D, क्योंकि अगर हम स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होता है, AR क्या होता है 4:3D1, तो हम 3D पहले लिख देते, 3D1 4:2, ये है स्कैंडियम। ऐसे टाइटेनियम अगर हम ले, आर्गन 3D2 4:2। तो इस तरीके से ये फिल होते जाएंगे, यहाँ डी ऑर्बिटल धीरे धीरे ग्रेजुअली फिल होते जाएंगे। कहाँ तक, जिंक तक। जब इसमें क्या आ जाए 3D10 और 4:2, जिंक में क्या आ जाता है 3D10 4:2, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है 3D सीरीज, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फिल होता है वो किस में जाता है, 3D ऑर्बिटल में जाता है। जो आपकी दूसरी ट्रांजिशन सीरीज आती है वो आती है आपकी यट्रियम टू, कहाँ तक आती है, यट्रियम टू कैडमियम, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। अब देखिए आप, जो आपकी सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज कहाँ से शुरू होती, यट्रियम टू कैडमियम। ठीक है, अब कौन कौन से एलिमेंट इसमें आते हैं, ठीक, यट्रियम, इसमें एलिमेंट देखो, यट्रियम, जिरकोनियम, निबीडियम, मॉलिबेडनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रोडियम, और अब आ गया आपका आ गया 1 2 3 4 5 6 7 रुथीनियम आ गया आपका। उसके बाद आ जाएगा आपका रोडियम, रुथीनियम, रोडियम, रोडियम के बाद आ गया आपका पैलेडियम, पीडी के बाद आ जाएगा आपका Ag, और इसके बाद आ गया आपका Cd, कैडमियम। तो यट्रियम, जिरकोनियम, निबीडियम, मॉलिबेडनम, टेक्नीशियम, रुथियम, रोडियम, पैलेडियम, Ag, सिल्वर एंड कैडमियम। तो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज को 4D सीरीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 4D सीरीज। 4D सीरीज क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि यहाँ पे यट्रियम का अगर हम क्या देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्रिप्टन, ये आपका नोबल गैस, और ये क्या हो जाएगा आपका 4s1 3d2। यट्रियम में क्या आ जाएगा आपका, सॉरी 5s1, ओह यार, क्रिप्टन 5, बल्कि डी को हम पहले लिख लें ना, ये हो जाएगा आपका 4d1 5s2। और कैडमियम तक अगर हम चलें तो कैडमियम का क्या हो जाएगा आपका, क्रिप्टन, ये नोबल गैसेज आ गई आपकी 4d10 5s2। यहाँ पे डी ऑर्बिटल आपकी क्या हो जाती, कंप्लीट हो जाती। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे 4D सीरीज भी कहा जाता है।
आपकी जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आती है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आपकी स्कैंडियम से, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज आपकी स्टार्ट होती है यट्रियम से, ठीक है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होती है आपकी स्टार्ट लैंथेनम से। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कहाँ से? लैंथेनम, एटॉमिक नंबर 57। देन ये देखो लैंथेनम केवल एक है, लैंथेनम के बाद एटॉमिक नंबर 72 तक ये क्या होती है? ये आपकी लैंथेनॉइड सीरीज आती है, यानी ए ब्लॉक एलिमेंट। देन लैंथेनम के बाद आता है आपका हाफनियम, एटॉमिक नंबर 72 टू एटॉमिक नंबर 80। कहाँ? एटॉमिक नंबर 80 में क्या आता है आपका Hg, ठीक है। लैंथेनम टू मरकरी, लैंथेनम, देन हाफनियम, हाफनियम टू मरकरी, एटॉमिक नंबर 80। ये जो एलिमेंट आते हैं आपके, ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में आते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? 5D सीरीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? 5D सीरीज, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाता है? 5D ऑर्बिटल में जाता है। और उसके बाद आती है आपकी फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में जो आपकी फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट होती है वो होती है एक्टिनियम। एक्टिनियम, एक्टिनियम होता है आपका एटॉमिक नंबर, एक्टिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 89। अब ये देखो, हाँ सेम जैसे लैंथेनम में आया। देन ये स्टार्ट होती है कहाँ से? 104 से, रदरफोर्डियम, एक्टिनियम, देन रदरफोर्डियम, Rf 104 टू 112। तो ये अनबियम, क्या लिखते हैं हम इसे? अनबियम 112 को UUB, अनबियम 112। तो ये 112 तक आपके 89, देन 104 टू 112। ये आपके जो एलिमेंट्स होते हैं ये आपके फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में आते हैं। और ये सीरीज स्टार्ट होती है कहाँ से? 6D। इसको 6D सीरीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? 6D सीरीज। तो चार आपके पास ट्रांजिशन सीरीज है। पहले फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज यानी 3D सीरीज स्कैंडियम से स्टार्ट होती है, स्कैंडियम टू जिंक। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज आपकी स्टार्ट होती है यट्रियम टू कैडमियम, इसको 4D ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आपकी स्टार्ट होती है लैंथेनम सिंगल एलिमेंट, देन कहाँ से? HF हाफनियम टू मरकरी, एटॉमिक नंबर 72 टू एटॉमिक नंबर 80। इसको हम क्या कहते हैं? 5D सीरीज भी कहते हैं। और उसके बाद आपकी जो फोर्थ सीरीज होती है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज आपकी स्टार्ट होती है एक्टिनियम फर्स्ट एलिमेंट, देन रदरफोर्डियम 104 टू 112 UUB, अनबियम, ठीक है। अनबियम तक ये आपकी कौन सी होती है? फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। इसको 6D सीरीज भी कहा जाता है। तो ये आपकी चार सीरीज आती हैं किसमें? डी ब्लॉक एलिमेंट में। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड देन फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये सीरीज कैसे कैसे और किस तरीके से बिहेव करती है, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है। पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल मैंने आपको बता दी कि इनकी जो पोजीशन होती है वो S और P ब्लॉक के बीच में होती है, ठीक है। तो कुछ ये S ब्लॉक के कैरेक्टर भी शो करते हैं और लास्ट वाले जो एलिमेंट है वो कुछ P ब्लॉक के कैरेक्टर भी शो करते हैं। तो ये मिडिल में है, फिर इसलिए इनको ट्रांजिशन का मतलब एक तरह से क्या हो गया? ब्रिज। तो ये S और P ब्लॉक के लिए क्या करते हैं? ब्रिज का काम करते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिशन सीरीज की जो पीरियोडिक टेबल में जो वो है क्या पोजीशन है वो किसके बीच में? S और P ब्लॉक के बीच में है, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसमें देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक एलिमेंट का वो क्या है? n-1 d1 to 10 ns1 to 2। अब ये देखो n-1 d यानी कि जो मेन सेल है उससे एक सेल कम होता है, n-d ऑर्बिटल होती है। यानी अगर हम
फोर्थ पीरियड में चल रहे हैं तो डी की कौन सी आएगी, थर्ड पीरियड आएगा, यानी 3d ऑर्बिटल आएगी, या 4s हो जाएगा या 3d हो जाएगा। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, n-1d 1 to 10 ns 1 to 2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ एंटर करता है, डी ऑर्बिटल में, यानी जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एंटर कहाँ करता है, डी ऑर्बिटल में, और फिर ग्रेजुअली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ग्रेजुअली क्या होता जाता है, फिल होता जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एनर्जी लेवल देखें तो एस का एनर्जी लेवल डी के एनर्जी लेवल से कम होता है, क्योंकि ये जो पीरियड है हम फोर्थ पीरियड में चले। अगर हम एनर्जी लेवल देखें एस का, तो एस का एनर्जी लेवल कितना हो जाएगा, फोर्थ पीरियड में 4 + 0 दैट इज 4, और डी का अगर हम एनर्जी लेवल देखें तो डी कौन से में आ रहा, 3 + 2 दैट इज 5। तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा, अकॉर्डिंग टू बाउ रूल, इलेक्ट्रॉन पहले उस एनर्जी लेवल में जाएगा या उस सेल में जाएगा या उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसका एनर्जी लेवल सबसे कम होगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन एस में एंटर करेगा, फिर उसके बाद डी में एंटर करेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ एंटर करता है, डी ऑर्बिटल में एंटर करता है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट इनको कहा जाता है। समझ रहे बेटो। तो इस तरीके से यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट में हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक दो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये इम्पॉर्टेंट भी हैं और ये एक तरह से क्या है, अपसेशन भी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आता है कि क्रोमियम एंड Cu, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड Cu क्या आ जाएगा। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu लेंगे। अब आप देखिए, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 24। जनरली इसका जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देन क्या करेंगे हम 4s2 एंड 3d4। ये होना चाहिए ना इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या होना चाहिए इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, ये होना चाहिए। एस को आप इधर भी लिख सकते हैं, 3d को आप पहले भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 3d इनर सेल होते हैं, 4s बाहर होते हैं, तो बल्कि इसको ऐसे लिखें हम, 3d को अंदर लिख लें, नहीं तो फिर आप फालतू में कंफ्यूज होगे कि 3d कैसे लिखा, 3d4 एंड 4s2। देखो जनरली अगर हम अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चले तो जो क्रोमियम है, ओहो कॉपर लिखा हूँ मैं, सॉरी, क्रोमियम Cr, क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरीके से होना चाहिए, यानी 3d4 4s2 होना चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या आता है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और ये क्या हो जाता है आपका 3d5 4s1। ये आपका इसका करेक्ट स्ट्रक्चर है किसका, क्रोमियम का। अब होता क्या है यहाँ पे, ये देखो 3d5 होना क्या चाहिए था, 3d4 4s2। अकॉर्डिंग टू अबव अगर हम चले तो होना क्या चाहिए, 3d5 और 3d4 4s2 होना चाहिए। लेकिन क्या होता है 3d5 एंड 4s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हो जाता है। अब ये क्या है, ये अपसेशन है, ऐसे ही सेम क्या है, कॉपर भी है। अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे क्रोमियम में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है। क्या होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। क्रोमियम में क्या होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण जो एस का इलेक्ट्रॉन है वो किस में आ जाता है, डी ऑर्बिटल में आ जाता है, और ये जो डी ऑर्बिटल है ये हाफ फिल्ड हो जाती है। और ये माना जाता है कि जो हाफ और फुल फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, यानी वो एक किस में आ जाते हैं, एक सिमेट्रिकल पोजीशन में, उनकी एक सिमेट्री बन जाती है, सिमेट्रिकल पोजीशन में आ जाते हैं। और जब सिमेट्रिकल पोजीशन में आ जाते हैं तो इनके एनर्जी लेवल लो हो जाते हैं और स्टेबिलिटी इनकी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण जो एस का इलेक्ट्रॉन है वो किस में आ जाता है, डी में आ जाता है, और डी का हाफ सेल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ये देखो डी ऑर्बिटल में 1 2 3 4 और ये 5। अब ये देखो
एक एक इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू अबाउ रूल चले तो ये आपका आ गया 3d4। अब होता क्या है कि यहाँ पे 3d और 4s के इलेक्ट्रॉन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लगता है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है। 4s2 में इलेक्ट्रॉन, ये देखो 4s2 में इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है। अब यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण एक इलेक्ट्रॉन क्या है, डी ऑर्बिटल में यहाँ जंप कर जाता है और यहाँ केवल क्या रह जाता है, एक इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो आप बात को? तो ये क्या हो जाता है आपका, ये आपका 3d जो ऑर्बिटल है ये हाफ फिल्ड हो जाता है। क्या है ये, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। और हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्रोमियम में ये ऑब्जेक्शन आता है कि क्रोमियम में इलेक्ट्रॉन क्या है, डी में चले जाता है बजाय एस के। तो वो क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन जो एस का इलेक्ट्रॉन है वो किस में आ जाता है, वो डी ऑर्बिटल में आ जाता है, जिससे कि डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जाती है और क्रोमियम की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। यानी क्रोमियम क्या है, ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। और यहाँ पे हाफ फिल्ड होने के कारण इस ऑर्बिटल का जो एनर्जी लेवल है, यानी इस डी सेल जो सब सेल है इसका एनर्जी लेवल है ये लो हो जाता है और स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा हो जाती है। सेम यही चीज़ किस में आती है, कॉपर में भी आती है। अगर हम कॉपर में देखें तो क्या हो जाएगा, मैं अब इसका ऑर्गन के साथ देख रहा हूँ, ये आपका ये जो स्ट्रक्चर है 3p6 तक ये ऑर्गन नोबल गैसेज स्ट्रक्चर है। फिर आ जाएगा आपका 4d10 और 3d10 एंड 4s1। ठीक, अब देखिए आप, ये कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि होना क्या चाहिए था इसे 3d9 4s2। अब यहाँ पे भी देखो सेम चीज़ वही आती है कि जो s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, ये देखो ये आपकी डी ऑर्बिटल आ गई। डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, हमने मान लिया अकॉर्डिंग टू अबाउ रूल हम चल रहे हैं, हमने मान लिया कि 3d9 है, ठीक है, और ये 4s2 हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ आती है। यहाँ पे भी क्या होता है कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज होता है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस डी ऑर्बिटल में पेयर्ड हो जाता है और यहाँ क्या बच जाता है, एक इलेक्ट्रॉन। क्या बन जाता है, 3d10 और 4s1। अब ये देखो ये जो ऑर्बिटल है डी का, ये क्या हो गया, ये आपका फुल फिल्ड हो गया। ये ऑर्बिटल क्या हो गया आपका, फुल फिल्ड। अब फुल फिल्ड ऑर्बिटल क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। समझ रहे बात को? तो इसलिए कॉपर और जो क्रोमियम है ये क्या है, एक तरह से क्या है, ये ऑब्सेशन है किसमें, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसा क्यों होता है कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर, वो क्या है, डी ऑर्बिटल में आ जाता है। और डी ऑर्बिटल में जब आता है तो क्रोमियम में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो जाती है और कॉपर में फुल फिल्ड ऑर्बिटल हो जाती है, जिसके कारण इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। और इनका एनर्जी लेवल जो ऑर्बिटल का एनर्जी है, ऑर्बिटल की एनर्जी लेस हो जाती है और स्टेबिलिटी इसकी इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए ये इनके स्ट्रक्चर आते हैं, यानी इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो इसलिए इस तरीके से आते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा एक चीज़ और देखेंगे और वो ये देखेंगे कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो हम कहेंगे किनको, कि किसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट कह सकते हैं। अब जैसे हम थोड़ा सा एक चीज़ देखें कि जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जिंक है, या सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में क्या है, कैडमियम, और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जैसे आपका मरकरी है, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में क्या आ गया आपका जिंक, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में आपका आ गया कैडमियम और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में आ गया आपका मरकरी। क्या हम इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट मान सकते हैं? अब देखिए आप, अगर हम जिंक को देखें तो जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसके बाद आ जाएगा आपका 3d10 एंड 4s2।
अब देखिए यहाँ पे इसका 3d10 और 4s2 यानी d ऑर्बिटल इसका कंप्लीट है, s ऑर्बिटल इसका कंप्लीट है। d और s ऑर्बिटल इनके क्या है, कंप्लीट है। अगर हम Zn2+ अगर इसके हम आयनाइजेशन स्टेप ले लें, Zn2+ यानी आयनाइजेशन, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ले लें, Zn2+ ऑक्सीडेशन स्टेट ले लें, तो 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट लेने में क्या है, ये जो 4s है ये ख़त्म हो जाएगी। अब मैं इसको पूरा क्या ले रहा हूँ, ये आपका पूरा क्या आ गया, आर्गन, और क्या आ रहा है यहाँ पे 3d10, 4s2 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखो हमने डोनेट कर दी। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम चलें तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ट्रांजिशन मेटल किसे कहा जाता है, ट्रांजिशन मेटल उन्हें कहा जाता है कि जिनके ग्राउंड स्टेट में या ऑक्सीडेशन स्टेट में d ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होते हैं, यानी d ऑर्बिटल में d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होती, इनकम्प्लीट होती, उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल। अब यहाँ पे देखो इसकी d ऑर्बिटल, अगर हम इसके आयन स्टेट में भी आ जाए तब इसकी d ऑर्बिटल क्या कंप्लीटली फिल्ड है, तो क्या हम इसे ट्रांजिशन एलिमेंट कह सकते हैं, नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी d ऑर्बिटल क्या कंप्लीटली फिल्ड है। पर फिर भी इसको यहाँ पे रखा गया है, जबकि जिंक, कैडमियम और मरकरी ट्रांजिशन मेटल में नहीं आते, पर फिर भी उन्हें एक सिस्टमेटिक तरीके से रखने के लिए वहाँ पे 12 ग्रुप में इनको रखा गया है। सेम यही चीज़ कैडमियम में भी आती है 3d10, यहाँ पे आर्गन की जगह क्रिप्टन हो जाएगा, और सेम वही चीज़ किस में भी आती है, आपकी मरकरी में भी आती है 3d10। एक चीज़ में हम और डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कॉपर है Cu, अगर हम कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखें तो यह भी क्या हो जाता है, Ar 3d10 4s1, ठीक है। अब ये देखो d ऑर्बिटल इसकी कंप्लीट है, नहीं मान सकते हम ट्रांजिशन एलिमेंट इसे। अगर हम इसकी आयन फॉर्म देखें Cu+, तो ये क्या हो जाएगी, Ar सेम आएगी 3d10 4s1, ये ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे भी d ऑर्बिटल इसका कंप्लीट है, तो इसका मतलब क्या है, Cu और Cu+ को हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मान सकते। अब चलो एक और देखते हैं, Cu2+ कर दें इसे, तो Cu2+ में क्या होगा, ये तो एज इट इज आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3d9। अभी देखो एक इलेक्ट्रॉन इससे गया, एक यहाँ से जाएगा। अब यहाँ पे एक ऑर्बिटल आपकी वैकेंट है, यानी एक ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है, 1 2 3 4 5। अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब ये इसकी इनकम्प्लीट है, ये देखो ये जो 5th ऑर्बिटल है इसकी, ये इनकम्प्लीट है, तो इसको हम ट्रांजिशन मेटल मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे d ऑर्बिटल क्या है, इसकी इनकम्प्लीट है। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट थे इसमें कि हम किसको ट्रांजिशन मेटल मान सकते हैं, किसको नहीं मान सकते। इस पर कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जिंक को क्या हम ट्रांजिशन मेटल मानेंगे या नहीं मानेंगे, और मानेंगे तो इसके उसमें एविडेंस दीजिए। तो नहीं मान सकते क्योंकि अब जिंक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है मैक्सिमम +2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ से देता नहीं, फुल फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ होता है यहाँ से। तो जो जिंक, कैडमियम और मरकरी है, जिंक, कैडमियम और मरकरी क्या है, आपके ट्रांजिशन मेटल नहीं माने जाते, पर इनको फिर भी वहाँ पे पीरियोडिक टेबल में रखा गया है, डी ब्लॉक में ही हम इनको देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अब इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ये तो इसका इंट्रोडक्शन था, नेक्स्ट में हम इसको आगे करेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय।